गुड मॉर्निंग, वेलकम टू धर्म स्टडी। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी का विषय है। खुशखबरी यह है कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए उसका प्रैक्टिस सेट अब शुरुआत हो गया है। धर्म स्टडी परिवार का यह प्रथम प्रैक्टिस सेट है, अतः आप लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को कम से कम 5 बार अवश्य देखिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ, आशा और विश्वास के साथ हम प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसी स्थिति में आप लोग पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वीडियो को जो लोग अभी नहीं देखे हैं नोटिफिकेशन के रूप में, उनसे मेरा आग्रह है कि वो नोटिफिकेशन जैसे ही उनको मिले वो तुरंत जस्टली लाइव आ जाएं। और साथ ही साथ जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें। अब इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 के जितने भी छात्र हैं उनको बधाई देते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं और प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 सेकंड का समय दूंगा और आप लोग 5 सेकंड लेते हुए इसके अंदर ही आप लोग उत्तर दीजिएगा। और साथ ही साथ अंत में ये एक बात और बताना चाहते हैं, अंत में आप लोग ये बात जो है गौर कीजिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना विचार दें कि वीडियो कैसी लगी, सेट कैसा लगा। ये सेट आप लोगों के मैं यूँ समझे कि भविष्य में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने के प्रबल रूप में स्थान रखते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है जो कई वर्षों से बराबर रिपीट होते रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न है सेट प्रथम का जीव विज्ञान बायोलॉजी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का प्रथम प्रश्न है, सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ कौन सी है? अब 5 सेकंड का समय है। यकृत है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तिल्ली है, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है, आप लोग उत्तर दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति में हैं और जितने लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ये उनका आभार और थैंक यू होगा। और साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर धर्म हिस्ट्री परिवार की जितनी भी सोशल सोसाइटी हैं उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लोग परिवार के गहरे दोस्त बन सकें। और साथ ही साथ अब प्रश्न की ओर अब चलते हैं। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ कौन सी है? तो जैसा कि ऑप्शन में यकृत, दूसरा ऑप्शन तिल्ली, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आपका यकृत होगा। क्या होगा? यकृत। जिनका यकृत सही है उनको बहुत बहुत बधाई। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? 5 सेकेंड का समय है। डलबर्जिया पहला ऑप्शन, सीडरय दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कोइकर्स और चौथा ऑप्शन है आरजी मोन। तो कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? 5 सेकंड का समय, आप लोग उत्तर दीजिए। समय पूरा हुआ। तो जिनका ऑप्शन नंबर 3 कोइकर्स सही है वो बधाई के पात्र हैं। कार्क निम्नलिखित में से कोइकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट
विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? नंबर 1 शुतुरमुर्ग, नंबर 2 एल्बेट्रास, नंबर 3 है कैसोवरी, नंबर 4 है एलिफेंट बर्ड। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। देखते हैं किनका सही होता है। जिनका जिनका सही हो रहा है बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं भी सही हो रहा है वो प्रयास ऐसा करें कि पढ़ें, मेहनत करें कि नेक्स्ट जो सेट होगा धर्म स्टडी परिवार अब डेली सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। और जैसा कि शुभारंभ हो चुका है, कुछ दिक्कतें थीं जो विगत कुछ समय से रेगुलरिटी नहीं हो पा रहा था वीडियो, अब रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। हमारे यहाँ हॉट स्पॉट जोन अब ख़त्म हो गया है और हॉट स्पॉट जोन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्न और समय भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और हम बताने चल रहे हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है इनमें से ऑप्शन है एक संश्लेषित दवा, दूसरा है जीवाणु से बनाई जाती है, तीसरा है पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, चौथा है अर्ध संश्लेषित दवा है। 5 सेकंड का इसमें भी समय है। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है। वीडियो को जो काफ़ी कुछ लेट से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बाद में रिवाइज करके कम से कम 5 बार अवश्य देखिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो प्रतिजैविक एम्पेसिलिन है आपका अर्ध संश्लेषित दवा। ऑप्शन नंबर 4 जिनका सही है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है? नंबर 1 है हल्दी, नंबर 2 है लौंग, नंबर 3 है दालचीनी, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड का समय है। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इसमें से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट में उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन किया गया जो बराबर रन हुए हैं, जो बराबर टच में आए हैं, पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डी फार्मा के छात्र भी ध्यान दें और सभी जिनका जिनका बायोलॉजी पॉलिटेक्निक में पूछा जाए उन सभी के लिए ये सेट बनाया गया है और उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इसमें से कौन सा है? तो आपका समय पूरा हो चुका है। इनमें से कोई नहीं है। तो जड़ से प्राप्त होने मसाले का नाम आप लोगों को लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि जड़ से प्राप्त होने वाला ऐसा कौन सा मसाला है जो जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? नंबर 1 ऑप्शन रॉबर्ट कोच, नंबर 2 लुई पास्चर, नंबर 3 है ल्यूवेनहाक, नंबर 4 है रॉबर्ट हुक। आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का समय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपका उत्तर होगा ल्यूवेनहाक जी ने किया था जीवाणु की खोज। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनका सही हो रहा है बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छा एफर्ट कर रहे हो। और जिनका नहीं सो रहा वो गुड एफर्ट, आप भी अच्छा प्रयास कर रहे हो और आपका भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 5 सेकंड का समय है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है प्रासरण, नंबर 3 है अवशोषण, नंबर 4 है विसरण। 5 सेकंड का समय है। प्रश्न रिवाइज कर देता हूँ तब तक। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस जिसे कहते हैं, अपोहन मीन्स डायलिसिस करना, की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? नंबर 1 इलेक्ट्रोफोरेसिस,
दूसरा ऑप्शन है परासरण, नंबर 3 है अवशोषण, नंबर 4 है विसरण। आप लोगों को बताना है। तो समय पूरा हो चुका है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपवहन की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण। ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो इसमें आप जैसा कि जानते हैं डायलिसिस में विसरण प्रयोग सम्मिलित होता है। विसरण। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? नंबर 1 है रोसेल, नंबर 2 है इंडोकार्पन, नंबर 3 है परमेलियन, नंबर 4 है ये सभी। तो 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइएगा। अब डेली बायोलॉजी के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो समय जैसा कि पूरा हो चुका है। इंडोकार्पन, इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। नंबर 1 डार्विन, नंबर 2 है थ्योफ्रेस्टस, नंबर 3 है लिनियस, नंबर 4 है हिप्पोक्रेटस। 5 सेकंड का समय है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सेट में, द सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो समय पूरा हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? लीनियस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? नंबर 1 पेचिश, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 चेचक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। आप लोगों को बता दूं कि धर्मश्री परिवार का ये सेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार किया गया है, जो पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं। पॉलिटेक्निक के बेहतरीन अध्यापकों के द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। जो बराबर प्रश्न पुटअप होते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। सेट आपको कई सेट 10 से कम सेट नहीं दिए जाएंगे, 10 से प्लस ही रहेगा। तो जो आप लोगों को इतना पर्याप्त रहेगा परीक्षा में, तो कम से कम 10 से ज़्यादा ही सेटों का कलेक्शन किया जाएगा। अब कितने सेटों का कलेक्शन किया जाएगा ये आप लोगों की प्रेम पर निर्भर करता है। आप लोग कितना ज़्यादा प्यार देते हैं वीडियो को, कितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, विचार देते हैं, अपना कमेंट करते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे उतने ज़्यादा वीडियो का संख्या देखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? नंबर 1 पेचिश, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 चेचक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो समय 5 सेकंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जानते हैं पेचिश तो होता नहीं, चेचक भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो आपका कोई मतलब नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन हैजा जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु और विषाणु इन दोनों में आप लोग क्लियरेंस कर लीजिएगा, और आपकी किताबों में है उसको पढ़ लीजिएगा। जीवाणु किसे कहते हैं, विषाणु किसे कहते हैं, इसमें आप अच्छे से, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाना प्रबल उम्मीद है। फेफड़ा का आकार होता है अंडाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, गोलाकार। फेफड़ा का आकार होता है कैसे? 5 सेकंड का समय है। तो फेफड़ा का आकार होता है कैसा, आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का समय है। फेफड़ा का आकार होता है, समय पूरा हो चुका है। तो जिनका ऑप्शन नंबर 2 सही है वो बधाई के पात्र हैं। शंकु आकार, फेफड़ा का आकार होता है किस आकार में? शंकु आकार। नेक्स्ट, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? अमेरिका, क्यूबा, भारत, इनमें से कोई नहीं।
किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है, अर्थात चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये जीएस का एक प्रकार का पोर्शन है, लेकिन जीव विज्ञान से संबंधित है। इसका कारण है कि शर्करा खाने संबंधित चीज़ों का इसमें समागम है, इसलिए जीव विज्ञान का पोर्शन हो जाता है, जीएस का भी पोर्शन हो जाता है। चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है किस देश को? 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। आपका क्यूबा, छोटा सा देश, शर्करा कटोरा कहा जाता है इसे, अर्थात चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने किया था? सीसी पार्क ने। नंबर 2 है जी.एन. जेफर्ड ने। नंबर 3 है जोसेफ फ्रोरियर ने। नंबर 4 है एल जबलर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? आपको उत्तर बताने हैं। समय जैसा कि जानते हैं 5 सेकेंड। तो समय पूरा हो चुका। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जिनका ऑप्शन नंबर 3 सही वो बधाई के पात्र हैं, जोसेफ फ्रोरियर ने। नेक्स्ट, निम्न में से निषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। नंबर 1 फर्न, नंबर 2 आवृत बीजियो, नंबर 3 है अनावृत बीजियो, नंबर 4 है मांस। 5 सेकंड का समय है, आप लोगों को बताना है। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो, बधाई के पात्र हो आप लोग, और जितने ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें उतना ही ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगेगा, ताकि नेक्स्ट सेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बने। जैसे आज का सेट बना है, इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपका निम्न में से निषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है, क्या है? आवृत बीजियो। जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नंबर 1 अरस्तु ने, नंबर 2 पुरकिंजे ने, नंबर 3 है वालमाल ने, नंबर 4 है लेमार्क और ट्रेबीरेनस ने। 5 सेकंड का समय इसमें भी है। समय पूरा हुआ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु जी ने। जिनका सही है बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं सही है उनको भी बहुत बहुत बधाई, गुड इफर्ट के लिए। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 उत्सर्जन, नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन, नंबर 4 अवशोषण। 5 सेकंड का समय है। समय पूरा हो गया है। और जिनका पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जिनका ऑप्शन नंबर 3 सही है वो हृदय से बधाई के पात्र हैं। और जितने लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनका परिवार की सदस्यता के रूप में प्रगाढ़ता बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? नंबर 1 डंक में, नंबर 2 मुंह में, नंबर 3 हाथ में, नंबर 4 पैरों में। 5 सेकंड का समय है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, आप लोग बताना है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो पहला ऑप्शन आपका होगा डंक में। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। जिनका सही है
17 नंबर वो बधाई के पात्र हैं, जिनका नहीं सही है उनको भी हृदय से आभार। घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? नंबर 1 स्तन, नंबर 2 पत्ता, नंबर 3 अन्नपूर्ण, नंबर 4 है पर्ण वृंत। 5 सेकंड का समय है। घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो ऑप्शन है ए स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है पत्ता, नंबर 4 है अन्नपूर्ण, नंबर 4 है पर्णवृंत। पर्णवृंत। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। तो समय पूरा होगा। घट प्रणाली के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक भाग रूपांतरित होता है? तो अन्नपूर्ण, जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बताना है। प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन का समय पूरा हुआ, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? नंबर 1 है ग्रीगर मेंडल ने, नंबर 2 है मॉर्गन ने, नंबर 3 है वाटसन और क्रिक ने, नंबर 4 है बारबरा मैकिंटॉक ने। 5 सेकंड का समय है, आप लोगों को बताना है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जंपिंग, समय पूरा हो चुका है। तो जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बारबरा जी ने, बारबरा मैकिंटॉक ने। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में। 5 सेकंड का समय है। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरल है, इम्पोर्टेंट है। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? नंबर 1 ऑप्शन विषाणु, नंबर 2 जीवाणु, नंबर 3 शैवाल, नंबर 4 लाइकेन। आप लोग बताना है किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। समय पूरा हो चुका है। देखते हैं फिर भी। तो ऑप्शन न 2 होगा, नंबर 4 होगा, नंबर 3 होगा आपका विषाणु। पहला ऑप्शन जिनका सही है, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? नंबर 1 खोपड़ी, नंबर 2 टांग, नंबर 3 भुजा, नंबर 4 मुंह। 5 सेकंड का समय है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। टिबिया नामक हड्डी रोग किसमें पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 टांग, जिनका ऑप्शन नंबर 2 सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुर्गी कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? श्वेत लेगहार्न, नंबर 2 ब्राह, नंबर 3 काली मिनोरका, नंबर 4 है एस्ट्रो श्वेत। आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का समय है। मुर्गी कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? समय पूरा हो चुका है। मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? तो श्वेत लेग हार्न, पहला ऑप्शन जिनका सही है वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट,
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 विषाणु। 5 सेकंड का समय है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, नंबर 4 है विषाणु। अब आप लोगों को इसमें से कलेक्शन करके चुनना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो समय पूरा हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 4 विषाणुओं के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता है, फुट एंड माउथ रोग किससे संबंधित है? मानव से, जानवरों से, पौधों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप लोगों के लिए प्रश्न है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में, मैस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में, इनमें से कोई नहीं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसमें से करते हैं आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का समय है। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मायोलॉजी में। समय पूरा हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें, ध्यान दीजिएगा, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? नंबर 1 कवक, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 ब्रायोफाइट्स, नंबर 4 है टेरिडोफाइट्स। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताना है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। समय पूरा हो चुका है। नंबर 1 आपका कवक है, दूसरा शैवाल, ब्रायोफाइट्स तीसरा है, चौथा है टेरिडोफाइट्स। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसमें ट्यूमर में तेज़ी से वृद्धि होता है। नंबर 2 इसमें जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। जैविक अंग इसमें जो है, जैविक इस यहाँ पर होना चाहिए, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 था। तीसरा है इसके होने से कोशिका ऊतक या अंगों में असामान्यता आ जाती है। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। जैविक, ध्यान दीजिएगा, जैविक अंग क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो अंग होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैविक होगा, सही था। जैविक अंग जो है नष्ट हो जाते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी, इसके कारण जैविक अंग जो हमारे काम करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ध्यान दीजिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड, 1 मिनट, नंबर दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1.5 सेकेंड, नंबर 4 ऑप्शन है 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आप लोग गौर नहीं किए होंगे कितना समय लगता है। ये प्रश्न इस तरीके के भी आए हुए हैं।
देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है। डेट कर लेते हैं, 5 सेकंड का समय है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? नंबर 1 सल्फ्यूरिक, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक, नंबर 3 नाइट्रिक, नंबर 4 है पीक्रिक अम्ल। 5 सेकंड का समय आप लोगों को बताना है कौन सा अम्ल है मानव के पेट में होता है। ध्यान दीजिएगा, जिससे पाचन सुव्यवस्थित होता है। समय पूरा हो चुका है। मानव के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? नंबर 1 30 ग्राम, नंबर 2 है 37 ग्राम, नंबर 3 है 40 ग्राम, नंबर 4 है 45 ग्राम। 5 सेकंड का समय आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए आप लोगों को बताना है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर 4, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। नेक्स्ट, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 5 सेकंड का समय है आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2। व्हेल मछली जो है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बड़ा होता है इसलिए उसमें चैम्बर होते हैं। तो समय पूरा हो चुका है। तो व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 4। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बहुत बहुत बधाई। और सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है उसको भी देखिएगा। प्लेलिस्ट में भी आप लोग जा सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग सभी प्रकार की जितनी साइटें देंगे हैं उनसे जुड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? नंबर गेहूं का टुंडू रोग, नंबर 2 है सिट्रस पशमारी, नंबर 3 मूंगफली का टिक्का रोग, नंबर 4 है टमाटर का पर्ण रोग। आप लोगों को बताना है जीवाणु के कारण होता है। 5 सेकंड का समय है। समय पूरा हुआ। निम्न से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो गेहूं का टुंडू रोग। तो एक प्रकार से एक प्रश्न ये भी बनता है, टुंडू रोग का संबंध किस फसल से है? तो आप गेहूं से समझ सकते हैं। एक बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जीवाणुओं के कारण होता है टुंडू रोग। नेक्स्ट, और टिक्का रोग मूंगफली के कारण होता है। और ये सब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? पीला, जरज हरा, तीसरा है नंबर
चौथा है नीला। आप लोगों को बताना है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? समय पूरा हो गया है, 5 सेकंड का समय था। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका जरज। नेक्स्ट, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। नंबर 1 रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, नंबर 2 जेम्स सिम्पसन, नंबर 3 जोनाक ई साक, नंबर 4 है जॉन हेन सैम गिब्सन जी ने तैयार किया था। अब इसमें आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शन में से। पोलियो दो गो जिंदगी के लिए प्रचार बहुत आता है, और पोलियो रोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है शरीर के अंगों का। तो ऑप्शन नंबर आपका काफ़ी महान वैज्ञानिक हैं, इनको मैं और पूरा परिवार बधाई देता है, हृदय से नमन करता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जिनका सही है बहुत बहुत बधाई। जोनाक ई साक जी ने को पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका इन्होंने किया था। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, नंबर 2 है एंजियोस्पर्म, नंबर 3 है टेरिडोफाइट्स, नंबर 4 है ब्रायोफाइट्स। 5 सेकंड का समय, आप लोगों को उत्तर बताना है। जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने ग्रुपों में ज़रूर भेजिए, सेंड कीजिए, जिससे टीम के द्वारा मेहनत किया गया सफल हो। तो किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, समय पूरा हो गया था, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, तारपीन प्राप्त किया जाता है चीड़ से, नंबर 2 ओक से, नंबर 3 देवदार से, नंबर 4 है अशुद्ध पेट्रोलियम से। आप लोग बताना है, 5 सेकंड का समय है। तारपीन प्राप्त किया जाता है तारपीन प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर, समय पूरा हो गया था, तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधों से। नेक्स्ट, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 है अपयुग्मन युक्तांडपता, नंबर 3 है अनिषेक फलन, नंबर 4 है विषयुक्तांडपता। 4 ऑप्शन काफ़ी टफ हैं और 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताना है। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समय 5 सेकंड है आप लोगों का। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। तो जितने लोग लेट से आए हैं उनको मैं बता दूं कि धर्मश्री परिवार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 बायोलॉजी के जितने भी छात्र हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे कि किसी प्रकार का नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रोवाइड हो। तो
हम आशा करते हैं आप लोग थैंक्स स्वरूप इतना ज़रूर करेंगे, बात मानेंगे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग सभी सोशल साइटों से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। साथ ही साथ आप लोग ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनसेक फलन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डायनासोर थे, ध्यान दीजिएगा, डायनासोर क्या थे? हाँ, सोर होगा, डायनासोर थे अर्थात क्या थे? सीजोनोइक सिर्फ, दूसरा है मेसोजोइक पक्षी, तीसरा ऑप्शन है मेसोजोइक सरीसृप, चौथा ऑप्शन है पैलियोजोइक एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को बताना है, 5 सेकंड का समय है। समय पूरा हुआ। मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत ये आते हैं डायनासोर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पित्त निम्नलिखित में से किसके, ध्यान दीजिएगा, पित्त निम्नलिखित में से किसके कारण पैदा किया जाता है? नंबर 1 यकृत, नंबर 2 अमाशय, नंबर 3 अग्नाशय। और आपका ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 ऑप्शन है यकृत, नंबर 2 ऑप्शन है अमाशय, नंबर 3 अग्नाशय, नंबर 3 है गृहिणी। आप लोगों को बताना है, 5 सेकंड का समय है। आप लोगों को समय 5 सेकंड का दिया जा रहा है। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये नंबर 1 ऑप्शन यकृत, नंबर 2 अमाशय, नंबर 3 अग्नाशय, नंबर 4 है गृहिणी। आप लोग बताना है। तो 5 सेकंड का समय है और आप लोग बताइए। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, यकृत। यकृत द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, एनोइस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं? नंबर 1 स्वाद संवेदना की कमी को, नंबर 2 घ्राण संवेदना की कमी को, नंबर 3 स्पर्श संवेदना की कमी को, नंबर 4 उष्मा संवेदना की कमी को। 5 सेकंड का समय है, आपको बताना है। एनोइस्मिया कहते हैं। समय पूरा हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, घ्राण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 दार्जिलिंग, नंबर 3 कोलकाता, नंबर 4 है ऊट कमंड। 5 सेकंड का समय है। और काफ़ी नॉलेज, वहाँ पर विष भी अनुसंधान है, गन्ना भी अनुसंधान है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी अनुसंधान वहीं एक ही स्थान पर है। डायरेक्शन के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अब शायद गलत ना हो। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मैंने विष अनुसंधान की बात किया। विष अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोलकाता। थोड़ा सा हमारे दिमाग में घूम गया था विष अनुसंधान, मैंने ध्यान नहीं दिया प्रश्न पे, गलती से। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। विष अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये दोनों लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नंबर 1 परागकण, नंबर 2 बीज, नंबर 3 फल, नंबर 4 पत्ती। 5 सेकंड का समय, आप लोग बताना है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समय पूरा हुआ।
तो आपका स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। नेक्स्ट, मिर्गी की औसत किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की नंबर 1 रोसेल से, नंबर 2 है लेकोनेरा से, नंबर 3 एंडोकार्पिन से, नंबर 4 है परमेलिया से। 5 सेकंड का समय है। और नेक्स्ट का प्रश्न भी मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा प्रश्न नंबर लिख के। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है आप लोगों को बताना है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। कहाँ पर जमा होता है आप लोग बताना है। तो 43 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा, समय पूरा हो गया था। और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, परमेलिया में। पित्त जमा होता कहाँ पर? आप लोगों का ये उत्तर, समय भी पूरा हो चुका है। समय पूरा हो किसमें? पित्ताशय में। नेक्स्ट, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। नंबर 1 है मेडिवल का, नंबर 2 है लेब्रम का, नंबर 3 है अंड निक्षोपक का, नंबर 4 है मैक्सिला का। 5 सेकंड का समय है। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, नंबर 3 ऑप्शन है अंड निक्षोपक का। समय पूरा हो चुका था। अंड निक्षोपक का, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है किसका? अंड निक्षोपक का। नेक्स्ट, सावनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? नंबर 1 फ्लोएम टिश्यू, नंबर 2 ऑप्शन है पेरेनकाइमा टिश्यू, नंबर 3 है मेरिस्टेटिम, तीसरा ऑप्शन नंबर 4 है जाइलम टिश्यू। अब आप लोगों को बताना है, 5 सेकंड का समय है। तो जिनका ऑप्शन नंबर 4 सही है वो बधाई के पात्र हैं, जाइलम टिश्यू। सावनी पौधे में पानी ऊपर किसमें जाता है? किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? नंबर 1 है निकटेटिंग पर्दा, नंबर 2 है कर्णाभ मांसपेशियाँ, नंबर 3 है वर्मी फार्म, नंबर 3 है वर्मी फार्म अपेंडिक्स, नंबर 4 है सामने वाले चपटे दांत। निम्नलिखित मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। आप लोगों को बताना है, 5 सेकंड का समय है। निकटेटिंग पर्दा ये भी है अवशेषी अंग, कर्णाभ मांसपेशियाँ ये भी है, और वर्मी फार्म अपेंडिक्स ये भी हैं अवशेषी अंग। आपका सामने वाले चपटे दांत ये अवशेषी अंग नहीं है, इसके कार्य हैं। जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किसमें होता है? नंबर 1 ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट से, नंबर 2 है प्लेटलेट से, नंबर 3 ऑप्शन लाल रुधिराणु से, नंबर 3 है इओसिनोफिल्स से। 5 सेकंड का समय है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट्स से, प्लेटलेट्स से, नंबर 3 लाल रुधिराणु से, नंबर 4 है इओसिनोफिल से। समय 5 सेकंड है। समय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नंबर 1 रेनिन, नंबर 2 टाइलिन, नंबर 3 है टेनिन, नंबर 4 रेजिन। आप लोगों को बताना है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा, गलत न दीजिएगा। और जितने लोग आज अंत तक बने रहे उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और डेली अब प्रश्न का कलेक्शन आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं, डेली प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री और फिजिक्स मिसलिनियस रहता है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अब नेक्स्ट आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली है पिया मीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक वाइड। आप लोग बताना है। पाँच सेकंड का समय है। तो जितने लोग वीडियो को आज अंत तक देखे उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी बायोलॉजी और बायोलॉजी प्रीवियस ईयर और केमिस्ट्री फिजिक्स के पोर्शन आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, और साथ ही साथ सभी सोशल साइटों से जुड़ेंगे। वीडियो को जो पहली बार देख रहे थे उनसे मेरा परम आग्रह है कि आप लोग कंपटीशन की भी क्लास जल्द ही देखेंगे, इंजीनियरिंग की भी क्लासेस चलेंगी। धर्मश्री परिवार पर फेस कैम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तरह तरह की अर्थात ऑल वन डे एग्जाम कंपटीशन की क्लासेस चलेंगी, एकेडमिक भी क्लासेस चलेंगी हाई स्कूल इंटर से लेकर। तो आशा करते हैं आप लोग ज़रूर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला भविष्य उनका उज्जवल हो। धर्मश्री परिवार आप लोगों के लिए उत्तम प्रकार का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा आप लोगों के भविष्य से संबंधित। तो आपका मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली है, आप लोगों को बताना है। समय पूरा हो चुका है। तो मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का यह पोर्शन एंड होता है। आप लोगों ने अच्छा साथ दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना विचार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, चैटिंग बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग विचार दीजिएगा। ये आपका आभार होगा, थैंक यू होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय वाह।